Okay, great. So, in last 4 lectures, we have studied about parts of speech like noun, pronoun, adjective. Then we have covered verb and tense, right? Along with practicing some RC, reading comprehension passages, right? So in today's class, we will be covering preposition and conjunction, which are also a part of parts of speech. Okay. So preposition, conjunction, and after that, in the evening lecture, we will be discussing conditional sentences, and your class will be over. ठीक है? So shall we start? Shall we start, guys? और आज हम गेट 25 के PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके? प्रोबेबली अगर अभी वाले लेक्चर में पॉसिबल है तो अभी, या फिर इवनिंग वाले लेक्चर में. ओके? Okay. So you can see here the prepositions, right? Prepositions. So जैसा कि हमने देखा था noun, pronoun, verb and adjectives. तो एक सेंटेंस में हमें सारी चीजों की जरूरत होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक वर्क क्या है? एक सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट? सेंटेंस का फॉर्मेशन करना. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी जितने भी हम पढ़ रहे हैं सबका कहीं ना कहीं यूज आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है. वेट अ मिनट. सो एक सेंटेंस में जैसा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव वर्ब एंड वी हैव ऑब्जेक्ट. ठीक है? ये तो बेसिक है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा ही होगा. सब्जेक्ट विल परफॉर्म एक्शन, वर्ब इज एक्शन एंड ऑब्जेक्ट जिसमें एक्शन रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है? बट अलोंग विद दैट आपको और भी चीजों की जरूरत होती है. सब्जेक्ट तो नाउन है, तो कभी कभी आप नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन यूज करते हैं. कभी नाउन को एक्स्ट्रा इम्पैक्टफुल क्वालिटी बताने के लिए आप एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए आप एडवर्ब का यूज करते हैं. वैसे ही अगर आपको नाउन का रिलेशन शो करना है ऑब्जेक्ट के साथ तो फिर आप यूज करेंगे प्रपोजिशन. एंड दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो हम यूज करेंगे कंजंक्शन, जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं. ओके? सो प्रपोजिशन का बेसिक वर्क होता क्या है? देखिए, प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है, और प्रोनाउन to show its relation to some other word or words in the sentences. Okay? Place before noun or pronoun. ठीक है? तो जैसे ही आप नाउन लिखते हैं, नाउन का आपको नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ऑब्जेक्ट से शो करना है. नाउन एंड प्रोनाउन मस्ट बी अ सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको शो करना है ना, कि किस बेसिस पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तब हम यूज करते हैं प्रपोजिशन जैसे वर्ड्स को. ठीक है? जैसे कि यू कैन रीड आउट हियर एट, इन, ऑन, टू, बाय, बिफोर, विथ, अलोंग, विदाउट, ऑल दीज आर योर प्रपोजिशन. ठीक है? और ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आप अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं. ठीक है? बट वी डिडंट गिव हीट टू द बेसिक यूज, है ना. हम रैंडमली यूज कर लेते हैं. वी डोंट बॉदर कि कहीं पर एट यूज कर ले, कहीं पर इन, ऑन. ये मिस्टेक्स होती है. बट again in written form these mistakes are not considerable. आपको ग्रामर में ये जो है मिस्टेक्स नहीं करने होते ना. ग्रामर में आपको करेक्ट यूसेज ही फॉलो करना होता है. ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, he is sitting on a chair. ठीक है? he is a pronoun. ठीक है? सब्जेक्ट है. sit is a verb. ठीक है? सो प्रोनाउन का वो एक जो कोई भी लड़का है वो एक चेयर पर बैठा हुआ है ना. सो आप ये नाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से, चेयर हियर इज एन ऑब्जेक्ट, तो नाउन का रिलेशन या प्रोनाउन का रिलेशन आप किसी दूसरे वर्ड से रिलेट कर पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं. किसके हेल्प से? प्रपोजिशन के हेल्प से. सो ऑन जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट है, ऑन इज अ प्रपोजिशन. ठीक है? आप बता रहे हैं कि वह चेयर पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है. ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करते हैं अदर वर्ड से. ठीक है? द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विथ हर टॉयज. लिटिल गर्ल इज सब्जेक्ट हियर, नाउन है. टॉय इज ऑल्सो अ नाउन, ऑब्जेक्ट है. तो आप लिटिल गर्ल का रिलेशन शो कर रहे हैं टॉय के साथ. तो शी इज प्लेइंग विथ, है ना.
तो ये जो वर्ड आया विथ, ये जो वर्ड है आपका विथ, यही आपका क्या है, प्रपोजिशन। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट प्रपोजिशंस आर एंड व्हाट आर इट्स यूसेज। अब वन बाय वन हम इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल क्योंकि प्रपोजिशन हम बहुत सारे हैं, ठीक है, ये वेरी करता है अपॉन द सेंटेंसेस। एक ही प्रपोजिशन के ओवरलैपिंग यूज है, लाइक एट को आप प्लेस के लिए भी यूज करते हो, टाइम के लिए भी यूज कर रहे हो, सिमिलरली इन, ऑन, तो ओवरलैपिंग भी है, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक प्रपोजिशंस को देखेंगे, स्पेशली जिनका ओवरलैपिंग यूज होता है, मतलब आप कहीं इंटरचेंजेबली उसको यूज करते हैं, ऐसे प्रपोजिशंस, ठीक है। सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रपोजिशन, ठीक है, ये आपके रीडिंग पर डिपेंड करेगा। अब बाय द टाइम आप रीड करते जाएंगे कि वोकैबुलरी इनहेंस होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस होगा, एंड ऑटोमेटिकली यू विल लर्न हाउ टू यूज दिस प्रपोजिशंस, राइट। So first we have preposition of time, prepositions of time। तो वो सारे prepositions जो कहीं ना कहीं time को denote करते हैं, ये time के respect में relation show करते हैं noun और pronoun का, उनको हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये सारे prepositions आप यूज करते हैं in your basic conversation, तो nothing new है ना, old syllabus है, हम बस रिवाइज कर रहे हैं, है ना, आपके स्कूल कॉलेजेस में जहां भी आपने पढ़ा हुआ है हम बस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रपोजिशन ऑफ टाइम में स्पेशली आता है आपका इन है, ठीक है, ऑन है और एट है, ठीक है। डेफिनेटली आप यूज करते होंगे इन, ऑन और एट, और आई कैन गारंटी यू कि मोस्ट ऑफ द पीपल इसको इंटरचेंजेबली, नॉट इंटरचेंजेबली बट एक्चुअली अननोइंगली गलत यूज कर देते हैं, है ना। वी डोंट बॉदर कि अच्छा इन है कि ऑन, कोई आपसे बात कर रहा है तो यू डोंट कंसिडर कि अच्छा आपने सही बोला या गलत, आपका मेन पर्पस होता है आपको समझ आना चाहिए, बट ग्रामर में उसका अपोजिट है, समझ आए ना आए लेकिन रूल सही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इन, आप बस एक एक वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करिएगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट करेक्ट, और इसके बाद आई डोंट थिंक कि आप कभी ये गलत यूज करेंगे, ठीक है। इन, इट इंडिकेट्स मंथ, ईयर, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे और मंथ और ईयर, सेंचुरी, स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। सो इनका यूज किया जाता है समथिंग या सम टाइम विच इज वेरी डेफिनिट, है ना। जैसे कि हम लोगों ने सिंस का यूज देखा था ना, कोई डेफिनिट टाइम होता था, है ना, तो क्लोज टू दैट इनका भी यूज वैसे ही है। अगर आपको एक पास्ट ना, थोड़ा सा ये पास्ट पे टिल्ट होता है, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, मंथ इन द सेंस जनवरी फरवरी, ईयर इन द 1919 2000, ऐसा। फिर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, लाइक किसी का बर्थडे आता है, इस डे पे किसी का बर्थडे है ना, तो वो वाला टाइम हो गया। मंथ शो करना है या फिर ईयर, सेंचुरी, या फिर स्पेसिफिक टाइम शो करना है ना, जैसे सीजन्स हो गए, तो उस टाइम पे आप यूज करेंगे इनका, ठीक। जैसे कि आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो एक पूरा डे है, एक पूरे डे में आपका मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है, डॉन और डस्क भी है, नाइट भी है ना। तो बोल रहा है पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, तो ये पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे इन द सेंस आपका मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डॉन, डस्क, सनसेट, सनराइज, ऐसा वाला। तो वहां पर हम यूज करते हैं इन, आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर जॉगिंग इन द इवनिंग, आई टेक सम रेस्ट, आई टेक अ 10 minutes नैप इन आफ्टरनून। तो सब जगह एक पर्टिकुलर टाइम आप बता रहे हो पूरे दिन का, तो वहां पर हम यूज कर रहे हैं इनका, ठीक है। अभिनव कह रहे हैं कि शो नहीं हो रहा है, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? क्या शो नहीं हो रहा है अभिनव? गाइस प्लीज कंफर्म दैट स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। स्क्रीन में जो भी लिखा है परफेक्टली आपको दिख रहा है, क्लियर? ओके, सो अभिनव प्लीज चेक इट एट योर एंड, ठीक है, कुछ इशू हो सकता है। सो आई होप ये वाला आपको समझ आया, पर्टिकुलर टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब में हम इन यूज करते हैं। पर्टिकुलर सीजन आपको बताना है ना, पूरे ईयर का कुछ सीजन है, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वी सेलिब्रेट दिवाली, सॉरी, वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन विंटर्स, है ना, वी सेलिब्रेट
हरियाली इन रेनी सीजन, है ना। तो जहां पर आप समर सीजन्स की बात करें, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, है ना। तो आप इनका यूज करें। जैसे कि आपको बोल रहा है ईयर बताना हो, है ना। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869, ऐसा पर्टिकुलर ईयर है ना। ऐसे बोलेंगे इन समथिंग, कुछ आपने वर्ड बोला तो इन 1999, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप इनका यूज आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ठीक है, ग्रामेटिकल जब आप लिख रहे हैं तो ये एरर नहीं होना चाहिए, बोलने में इट इज कंसिडरेबल कि ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। कमिंग टू ऑन, एक बार आप तीनों रीड कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से डिफरेंस समझ आएगा कि कैसा यूज होता है, ठीक है। हाँ विकास, ये फर्स्ट ही, अभी तक कुछ मिस नहीं हुआ है, हम जस्ट अभी ये सेकंड स्लाइड है, बट जस्ट मैं इंट्रो ही दे रही हूँ, ठीक है। तो इनका हमने देखा यूज कैसे होता है। ऑन का यूज देखते हैं। इट इंडिकेट्स द डे, डेट और अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। देख रहे हैं ना, ओवरलैपिंग यूज है। इन, ऑन, एट, तीनों को हम बोलते हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, बट बहुत ही ओवरलैपिंग है। यहाँ पर भी लिखा है पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे, और यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर डे, बहुत ही क्लोज एकदम, बहुत सब्जेक्टिविटी है। पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे, डे का पर्टिकुलर टाइम मॉर्निंग इवनिंग ऐसा बता रहे हो, और यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर डे ही, वेंसडे थर्सडे संडे, है ना। तो इस पे आपको ध्यान देना है। ऑन का यूज करते हैं हम डेट, डे और पर्टिकुलर डे बताने के लिए, है ना। जैसे आप कोई पर्टिकुलर डे बता रहे हो, आई स्टार्टेड माई क्लास ऑन विच डे, ऑन मंडे, है ना। तो आप पर्टिकुलर डे बता रहे हो। यहाँ लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन वेंसडे, है ना। तो आप पर्टिकुलर डे बता रहे हो, है ना, वीक का पर्टिकुलर डे। तो आपको यूज करना है, तो आपको यूज करना है ऑन का, ठीक है। आई विल गेट अ न्यू वीडियो गेम ऑन माई बर्थडे, देख रहे हैं ये कोई पर्टिकुलर डे है। यूजुअली बहुत सारे डे होते हैं, ठीक है, बट कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल डे है। जैसे कि आपका बर्थडे है ना, ऑन माय बर्थडे, ऑन बर्थ एनिवर्सरी, या फिर कुछ कुछ डे होता है ना, जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, है ना। तो वी विल बी परफॉर्मिंग सॉन्ग, वी विल बी परफॉर्मिंग अ सॉन्ग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डे होता है जिसका अलग से इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए भी आप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। डेट, डेट्स अगर लिखना है, जैसे कि आई वॉज बोर्न ऑन, अगर आप कुछ डेट लिख रहे हैं, एनीथिंग, यू आर राइटिंग एनीथिंग, यू आर राइटिंग एनीथिंग, आप कोई पर्टिकुलर डेट बता रहे हैं ना, आई वॉज बोर्न ऑन 19 अक्टूबर 1946, ऐसा, ठीक है। तो जब आप कोई एक पर्टिकुलर डे, वेंसडे संडे मंडे ट्यूसडे, या फिर कोई स्पेशल डे हो गया रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर आपका हिंदी हिंदी वाला डे जब आप सेलिब्रेट करें, डॉक्टर्स डे, वट एवर, तभी भी आप ऑन का यूज करेंगे। अगर आप अपना ईयर बता रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, तभी भी आप ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ऑन का यूज। देन कम टू एट, कम टू द एट, ठीक है। इट इंडिकेट्स टाइम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक एग्जैक्ट टाइम बताना है, और शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये तो पता ही है, ये ऑफन इस पे कभी कोई मिस्टेक नहीं होता, टाइम बोल रहे हैं मतलब एट का ही यूज करोगे। आई विल रीच होम एट 4 o'clock, आई विल एंड दिस क्लास एट 11 AM, है ना। तो जब आप एक डेफिनिट टाइम, पूरे घड़ी का एक प्रॉपर टाइम बता रहे हैं, चाहे आप ओ क्लॉक फॉर्मेट में लिखो, AM PM लिखो, या फिर वॉट एवर, जिस भी फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो वहां पर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा एट का यूज करना है। क्लियर। यहाँ लिखा है कॉल मी एट लंच टाइम, अब यहाँ देखिए, ये टाइम वाला तो कोई इश्यू नहीं है, टाइम है मतलब एट का यूज कर लोगे, बट यहाँ देखिए ना, लंच टाइम बोल रहा है, ठीक है। तो प्रिसाइज टाइम इन द सेंस, जैसे कि इनका यूज कर रहे थे हम एक पर्टिकुलर टाइम, पूरे दिन में मॉर्निंग हुआ, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने यूज कर लिया इन। अब मैं मॉर्निंग ना बोल के और थोड़ा स्पेसिफिक, मॉर्निंग एक ब्रॉड सिनेरियो हो गया। वेन डायग्राम आप लोग को अगर पता होगा एप्टीट्यूड में,
तो मॉर्निंग थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया, ठीक है, ये मॉर्निंग का सर्कल हो गया, ठीक है, इस सेंस में समझाती हूँ मैं। मॉर्निंग थोड़ा सा बड़ा है। अब मॉर्निंग में भी एक ऐसा टाइम होता होगा जहां पर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मॉर्निंग थोड़ा सा और प्रिसाइज हो गया, जहां पर आप अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है। और उससे भी एक छोटा प्रिसाइज हो गया, ब्रेकफास्ट भी आप एक फिक्स्ड टाइम पे लेते हैं, सपोज आप 8 AM पे ले रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक। तो देखिए, व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप कुछ बड़ा सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पर हम यूज करेंगे इन का, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा एक लेवल डाउन आ रहा है कि मॉर्निंग वाले टाइम में भी उसका और पर्टिकुलर टाइम जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एट का। टाइम है तो यहाँ पर तो अनडाउटफुली एट का ही यूज करना है, ठीक है। तो समझ आया, जब आप कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे बता रहे हैं इन, अब उस टाइम के अंदर भी और प्रिसाइज टाइम जाना है, प्रिसाइज, यू अंडरस्टैंड, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, सही। तो और प्रिसाइज टाइम जा रहे हैं, मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट वाला टाइम, इन द मॉर्निंग, एट द ब्रेकफास्ट, एट ब्रेकफास्ट। गॉट माई पॉइंट, क्लियर हुआ आपको? इन, ऑन, एट, इन तीनों को ही बोला जाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट्स में फोकस करना है, एक बार खुद से भी रीड आउट करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करते हैं अभी। तो पर्टिकुलर जब आप मंथ, ईयर या फिर टाइम ऑफ द डे, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, है ना, तब आपको यूज करना है, दिस इज 5, ओके, तब आपको यूज करना है एन का। जब आप यूज कर रहे हैं किसी डेट या पर्टिकुलर डे को आपको डिनोट करना है, तब आप यूज कर रहे हैं ऑन का। टाइम या फिर प्रिसाइज टाइम आपको डिनोट करना है, तब आप यूज कर रहे हैं एट का। होप दिस इज क्लियर। यस चंदन, आपने सही लिखा है, एट 6 AM ऑन 5th of August 2025। यस, वेरी परफेक्ट। जब आप डेट लिख रहे हैं ऑन, और जब आप टाइम लिख रहे हैं तो एट, बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है। और उसके साथ अगर आपको मॉर्निंग जोड़ना है, ठीक है, डेट भी और इन द मॉर्निंग, तो अगर आप मॉर्निंग टाइम लिख रहे हैं तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर नहीं भी, बहुत अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो कंसिडरेबल है डाउट, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी ओवरलैपिंग ना। अभी इसका एक और यूज बताऊंगी मैं, इन एंड नॉट, इन, ऑन और एट का डायरेक्ट प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पे भी होता है, तो वहां पर तो और ज्यादा मिक्सअप हो जाता है सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि हम इन चीजों को इतना डेप्थ में पढ़ते नहीं है, इसके लिए ये सब पढ़ के लगता है वो कैसा यूज है ये, ऐसा लगता है। तो ठीक है, यूज करते टाइम पे आप यूज टू हो जाएंगे। अगेन और भी है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, वो इन, ऑन, एट ओवरलैपिंग था, इनका ओवरलैपिंग नहीं है, इनका एकदम स्पेसिफिक यूज है, ठीक है। ये देखिए, बिटवीन है, ड्यूरिंग है और फॉर है। फॉर का यूज तो यू नो, कल हमने देखा था जब हम टेंस पढ़े थे, फॉर का यूज यू ऑलरेडी नो, पता है ना गाइस, फॉर का यूज कब करते हैं, बताइए जल्दी चैट बॉक्स में। व्हेन वी यूज फॉर, इसको छुपा देती, फॉर का यूज कब करते हैं, क्विकली, कल हम सिंस और फॉर पढ़े थे जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, राइट। क्विकली, व्हेन वी यूज फॉर, फॉर डेफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं या ड्यूरेशन, हाँ, पीरियड ऑफ टाइम कब यूज करते हैं? यस, ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ टाइम। यस, परफेक्ट। आई एम इम्प्रेस, जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है उनके लिए नो वर्ड्स, नथिंग। तो वेरी गुड, फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, जब हमें एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करना होता है, 3 years, 4 months, 2 days, है ना, इस तरीके से, 4 hours, जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है ना, 4 घंटे, 4 hours मतलब कब, 2 बजे से 8 बजे से कब, 4 months मतलब कब, अक्टूबर से, जनवरी से, अगस्त से, कब, है ना।
और 3 साल कब, 2020 से कि 25 है, जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना, ड्यूरेशन बस आपने बता दिया एक लमसम, तो हम यूज करते हैं फॉर का। पीरियड ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम को आप बोलते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ लिखा है आई जॉग्ड फॉर 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, है ना, 30 मिनट्स बोल रहा है, बट यू डोंट नो 30 मिनट कब, 8 बजे से कि 7 बजे से कि 5 बजे से, है ना, क्लैरिटी नहीं हो रही है। माई मदर टेक्स अ नैप फॉर एन आवर इन द आफ्टरनून, है ना, फॉर एन आवर बोल रहे हैं ना, ठीक है, 1 घंटे के लिए, एन का मतलब बताई थी ना सिंगल, तो एन आर लिखा है मतलब 1 घंटा, 1 घंटे के लिए वो नैप लेती है, ठीक है, बट 1 घंटा कब, आफ्टरनून में, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कब, यू डोंट हैव क्लैरिटी, ठीक है, तो हम यूज करेंगे फॉर का। और एक और बताई थी सिंस, सिंस का यूज होता है डेफिनिट टाइम के लिए, तो सिंस भी, फॉर और सिंस दोनों ही प्रपोजिशन है ना, सिंस का भी यूज मैं बताई थी सिंस का यूज करते हैं हम डेफिनिट टाइम के लिए, राइट, एक निश्चित समय जब होता है, जैसे कि अगर मुझे बोलना हो, क्या बोलना हो, सिंस, जैसे मुझे बोलना हो कि मैं माइनिंग ज्ञान इंस्टीट्यूट में 2022 से पढ़ा रही हूँ, है ना, है तो आई हैव बीन टीचिंग इन माइनिंग ज्ञान सिंस 2022, आई विल राइट सिंस 2022, है ना। अगर मुझे बोलना हो कि बचपन से ही मुझे चाय का बड़ा शौक है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ टी सिंस चाइल्डहुड तो सिंस भी हमारा क्या है, प्रपोजिशन, है ना। आई विल, आई हैव, सॉरी, आई नॉट आई विल, आई हैड स्टार्टेड दिस क्लास सिंस मंडे, है ना, तो मंडे आप बोल रहे हैं एक डेफिनिट डे हो गया, तो जब आप डेफिनिट का यूज कर रहे हैं, डेफिनिट डे, डेफिनिट टाइम, जहां पर आपको क्लैरिटी मिल पा रही है ना, आई स्टार्टेड दिस क्लास, नो, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस लेक्चर सिंस 9 AM, है ना, तो आपको डेफिनिट टाइम मिल रहा है, तो आप यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। तो फॉर और सिंस का क्लियर हुआ, ये तो कल भी देख लिए थे, इसके लिए मैं पहले बता दी कि सो दैट आपको फॉर और सिंस वाला क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। कम टू दिस बिटवीन, है ना, बिटवीन भी preposition ऑफ टाइम है, और अभी हम देखेंगे कि बिटवीन का एक और यूसेज अलग भी होता है, ठीक, देखते हैं। बिटवीन इंडिकेट्स ड्यूरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, आप बोलते हैं ना मैं 10 से 12 के बीच में फ्री रहूंगी, मैं फ्री रहूंगा, है ना, तो 10 से 12, बिटवीन 10 to 12, है ना, तो वो वाला, जब आपको दो टाइम इंडिकेट करना है, दोनों के बीच वाला सिनेरियो, है ना, ड्यूरेशन बताना है दो पर्टिकुलर टाइम के बीच का, तब आप यूज करते हैं बिटवीन, है ना, जैसे कि मैं संडे से संडे और फ्राइडे के बीच में फ्री रहूंगा, ऐसा आप बोलेंगे अगर, ठीक है, तो बिटवीन संडे एंड फ्राइडे, समझ आया। यू कैन मीट मी बिटवीन 9 AM एंड 1 PM, आप दो पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इजी, जहां पर आपको दो पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करना है, आप बिटवीन यूज कर दिए। दिस शॉप इज क्लोज बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, ठीक है, सो बिटवीन का यूज यहाँ पर बहुत ईजी है, जब आपको दो पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, तब आप यूज करते हैं बिटवीन का, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यस चंदन, सही सेंटेंस लिखा है आपने, तो बिटवीन का यूज समझ आया वैसे ही होता है ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग तो नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, के दौरान, है ना, तो इट इंडिकेट्स अ ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो अगेन अब फॉर में भी लिखा है कि ड्यूरेशन बता रहे हैं, ड्यूरिंग में भी लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं, है ना, तो बट यहाँ देखो यहाँ पर ड्यूरिंग इज है ना, यहाँ पर आप एक लंबा समय ले रहे हो, है ना, आप बहुत अलग अलग टाइम्स डिनोट कर रहे हैं, मंथ का, ईयर का, आर का, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम के साथ ले रहे हैं, हालांकि ड्यूरिंग एंड फॉर लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कहीं ड्यूरिंग लिख दिए, कहीं फॉर लिख दिए,
नो इशू, ठीक है। बट दो अलग अलग प्रपोजिशंस होते हैं ये। तो यहाँ लिखा है आई वॉच मूवी ड्यूरिंग द नाइट, है ना। जहां पर आप ना हिंदी में बोल के देखो, जहां पर आपको ऐसे बोला के दौरान, रात, जनरली मैं सुबह सुबह के टाइम में, सुबह के दौरान में ही क्या एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है। तो ड्यूरिंग मॉर्निंग, है ना। यहाँ बोलेगा आई वॉच मूवी ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम पर ही मैं यूजुअली मूवी देखती हूँ, है ना। दौरान, रेखा ज्वाइन डांस क्लासेस ड्यूरिंग हर समर वेकेशन, समर के दौरान ही उसने डांस क्लास ज्वाइन किया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ड्यूरिंग का यूज अगर आप हिंदी में बोल के देखें तो ड्यूरिंग और फॉर में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, बट नहीं भी है तो ड्यूरिंग और फॉर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते। इट मीन्स ड्यूरिंग और फॉर, कहीं पर फॉर लग सकता है, कहीं ड्यूरिंग, ठीक है। दोनों के यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है हिंदी में बोल के देखिए, ठीक है। तो फॉर में आपको थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा है प्रिसाइज है कि 3 साल 5 साल ऐसा, और इसमें आपको टाइम ऐसा प्रिसाइज नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट, लिखा हुआ है समर, लिखा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो, है ना, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, या फिर ड्यूरिंग वॉर ऐसा बोलते हैं ना। तो कुछ ऐसा दौरान कुछ चल रहा हो, कुछ इवेंट के सीक्वल आपको लेना है, तो आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। फॉर और सिंस तो हमने पहले ही कर लिया था। वी हैव ऑल्सो कवर्ड नाउ ड्यूरिंग एंड फॉर, बिटवीन भी कवर कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। वन मोर बाय, है ना। तो बाय भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जब हम बात कर रहे थे पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में। तो पास्ट और प्रेजेंट में हम यूज करते थे सिंस, है ना, सिंस और फॉर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन मैं आपको बताई थी कि फ्यूचर में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, हम बाय द यूज करते हैं, है ना, क्योंकि फ्यूचर का इवेंट अभी तक हुआ नहीं है। सिंस हम यूज करते हैं, सिंस का यूज किया जाता है पास्ट इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है ना। बट बाय का यूज करेंगे जो होने वाला है, फ्यूचर इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय इंडिकेट्स द लिमिट, टाइम लिमिट, है ना। अब टाइम लिमिट का सच में आपको क्या डेफिनेशन, तो जब आपको कहीं कुछ काम खत्म, जैसे बोला आई विल आई विल बी फ्री बाय द इवनिंग, है ना। बाय द इवनिंग आप टाइम लिमिट बता रहे हो कि इवनिंग तक मैं फ्री हो जाऊंगी, तो एक जो तक वाला आता है ना, इस समय तक मैं कुछ कर रही होंगी, है ना। आई विल बी टेकिंग क्लास बाय द टाइम यू विल रीच देयर, जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे मैं क्लास ले रही होंगी, है ना। तो वो तक वाला जो एक होता है वहां पर आप यूज करते हैं बाय। तो माई स्कूल विल बी ओवर बाय नून, है ना, दोपहर तक मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। आई विल बी बैक बाय 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम में 7 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है। तो ये जो ऐसा टाइम लिमिट आप शो कर रहे हैं, और टाइम लिमिट कहाँ, फ्यूचर वाला, बाय वाला यूज हमेशा फ्यूचर, हमेशा फ्यूचर, ठीक है। ठीक, अगर पास्ट इवेंट्स है यू विल यूज सिंस, पास्ट और प्रेजेंट का भी कंप्लीटेड इवेंट है तो यू विल यूज सिंस। बट बाय का यूज हमेशा फ्यूचर इवेंट्स के लिए, कि मैं इस टाइम तक आ जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, कुछ कर लूंगी, ठीक है। तो बाय का यूज फ्यूचर वाले टर्म्स में, ठीक है। क्लियर, बाय का यूज क्लियर हुआ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, टेस्ट योर सेल्फ, है ना। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रपोजिशंस का यूज करना है। तो रेडी गाइस, चलो बताओ तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए। फर्स्ट वन, माई वेकेशन एंड्स ब्लैंक ट्यूसडे। अब हम जितना भी सिर्फ ये preposition ऑफ टाइम है ना, preposition टाइम, preposition ऑफ टाइम में हमने क्या क्या पढ़ा है, इन, ऑन, एट, देन, बाय, फॉर और बिटवीन, है ना, ड्यूरिंग, यही पढ़े हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पर आपका टेस्ट योर सेल्फ लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको preposition ऑफ टाइम का यूज करना है, जितने भी वो स्लैश वाले लिखे हुए हैं। सो माई वेकेशन एंड्स ब्लैंक ट्यूसडे,
बताइए। यस, सनी, नीतीश, अमित आर सेइंग ऑन। चंदन, एट अ टाइम सिर्फ आप एक ही आंसर करिए, अदरवाइज आई विल नॉट कंसिडर योर आंसर। यस, तो मैक्सिमम बोल रहे ऑन, इजी है। मैं बताई थी, जब आपको डेज बताना हो पर्टिकुलर डे तो आप ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, सेकंड वाला, वी ईट ब्रेकफास्ट ब्लैंक द मॉर्निंग, अभी तो इतने बार यूज करते हैं। सेकंड वन, जब आप ऐसा पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे बता रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, सनराइज, सनसेट, तो आप यूज करते हैं यस 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 एवरीबॉडी, आप यूज करते हैं इनका, ठीक है। फिर माई ब्रदर वॉज born ब्लैंक 1990, अगेन ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप सेंचुरीज या ईयर्स बता रहे हैं, इसमें भी हम यूज करते हैं व्हाट, जब आप ईयर बता रहे हैं ना, आई वॉज born, कब पैदा हुई, सिर्फ डेट, प्रॉपर डेट नहीं बता रहे हो आप, सिर्फ ईयर बता रहे हो, तो सिर्फ जब ईयर ईयर बता रहे हो सिर्फ, तो इनका यूज करेंगे। प्रॉपर जब आप पूरा पूरा अपना डेट ऑफ बर्थ बताओगे, 26 जनवरी 1950 ऐसा, तब ऑन का यूज होगा। सिर्फ ईयर बता रहे हैं तो इनका यूज होगा, तो जिन्होंने भी ऑन लिखा है गलत है, इन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मीट मी ब्लैंक 8 PM, तो एज सिंपल एज दैट है कि जब भी टाइम दिखा, आंख बंद करके एट लगा देना है ना। यस, टाइम वाले में एट आएगा, परफेक्ट, टाइम में एट आएगा। लास्ट वन, व्हाट डू यू प्लान टू डू है ये, व्हाट डू यू प्लान टू डू ब्लैंक द फ्यूचर, अब बताओ इस पे क्या आएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हो आप। अरे फ्यूचर का मतलब यहाँ पर बाय का नहीं यूज कर देना है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर में टाइम लिमिट बता रहे हो तब। यहाँ पर हम ईयर पर्टिकुलर ऐसे सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, सेंचुरी या ईयर ले लो आप, नॉट बाय बेटा, नॉट बाय, बाय का यूज फ्यूचर टाइम लिमिट में करना है, फ्यूचर लिखा है तो बाय का यूज नहीं कर देना है, ऐसा नहीं है। Yes, now you all got it right. In future, what do you plan to do in the future? ये पर्टिकुलर सिनेरियो बता रहा है ना, ओवरऑल आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उस तरीके से पर्टिकुलर बता रहा है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर में बाय का यूज हम फ्यूचर इवेंट्स को जब डिनोट कर रहे हैं तब होगा, ठीक है, नॉट कि जहां पर फ्यूचर लगा इन लगा दोगे, ठीक है। तो सही है, यू ऑल गॉट इट राइट, मैक्सिमम आपने सब सही आंसर दिया। हाँ, एक चीज और है पता है, प्रेपोजिशन में कि जैसा उसका हिंदी मीनिंग होता है ना, एज इट इज वो यूज होता है। तो वेन एवर यू गेट कंफ्यूज, यू विल गेट कंफ्यूज, ऑलवेज थिंक ऑफ इट्स हिंदी मीनिंग, मैं ऐसा करती हूँ। ऑब्वियसली मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बट कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो थिंक ऑफ इट्स हिंदी मीनिंग। जैसे इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, मे, है ना, मे, है ना। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। एट का मतलब भी क्या होता है, पर, है ना। बिटवीन का मतलब बीच में। तो आप जो हिंदी मीनिंग को जब आप वहां पर पुट करके देखते हैं ना, तो यू विल गेट क्लैरिटी। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो गए तो हिंदी मीनिंग थिंक करिए और वही अप्लाई करिए, ठीक है। दिस इज माई ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक रूल, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्लियर हो गया। ये सभी था हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, राइट एवरीबॉडी। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, अब फिर से ये देखो, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी वही है, इन, ऑन, एट, है ना। तो वही मैं बताई थी कि इन, ऑन, एट, ये तो एकदम प्रेपोजिशन के फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये एज अ टाइम भी यूज होगा, डायरेक्शन भी यूज होगा, प्लेस भी यूज होगा, सब जगह यूज करना है, ठीक है। तो इन, ऑन और एट, इसका इतना ओवरलैपिंग यूज है पूरे प्रिपोजिशन में कि इट इज नेचुरल टू गेट कंफ्यूज्ड, है ना।
तो अब देखिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी सबसे पहले वही आ रहा है, इन, ऑन, एट। टाइम में हम सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, प्लेस में हम प्लेस, लोकेशन, एड्रेस, है ना, इस रिस्पेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन, ऑन और एट, सबसे पहले आ गया आपका इन, ऑन और एट। एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक यू ऑल नो, कि एक किसी निश्चित जगह का नाम बताना है तो यू विल यूज एट। इन गिव्स एन आइडिया ऑफ लार्जर एरिया, बड़ा एरिया है, ठीक है, लार्जर एरिया, जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर जगह का आइडिया नहीं हो रहा है, आप इन ब्रॉड सेंस में बोल दिए, ठीक है। एंड ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस, ठीक है। तो पहले ऑन को भूल जाइए, एट और इन की बात करते हैं, ठीक। फोकस ऑन इन, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, आई लिव इन दिल्ली। तो दिल्ली बोलने से पूरा दिल्ली आ जाता है ना, जितना भी उसका एरिया होगा पूरा दिल्ली आ गया। यू नॉट बी नोइंग द पर्टिकुलर लोकेशन, दिल्ली मतलब पूरा दिल्ली, ठीक है। तो लार्जर एरिया है तो यू विल से इन, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं आई लिव इन दिल्ली और एक पर्टिकुलर जगह का नाम लिख देती हूँ, आई लिव इन दिल्ली करोल बाग में, है ना। तो अब जब पर्टिकुलर आ गया ना तो फिर आप लिखोगे एट, आई लिव इन दिल्ली एट करोल बाग और एक्सेट्रा जो भी एड्रेस हो गया। तो गॉट माई पॉइंट, इन होता है लार्जर एरिया के लिए, ठीक है, और एट होता है एक डेफिनिट, दिल्ली में कहाँ पर, करोल बाग में, तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया। और इन था लार्जर। जैसे कि एक और एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगी यहाँ पर एमजी ऑफिस इज इन, एमजी ऑफिस इज इन बिलासपुर, ठीक है। मैंने सिंपली लिख दिया बिलासपुर, एमजी ऑफिस है बिलासपुर में। बिलासपुर में जैसे ही बोली तो पूरा बिलासपुर आ जा रहा है, यू विल नॉट बी गेटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन। बट जैसे ही मैं बोलूंगी एट राधिका विहार, एट राधिका विहार, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जगह के बारे में नॉलेज हुआ, तो इन हियर और एट हियर, ठीक है। होप दिस इज क्लियर कि जब हम लार्जर एरिया की बात करते हैं हम यूज करते हैं इन, और उसी लार्जर एरिया में स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस स्पेसिफिक, तो हम यूज करते हैं एट। क्लियर हुआ ये इन और एट वाला? आई डोंट थिंक अब किसी को कंफ्यूजन होगा, इन और एट क्लियर है ना, ठीक है। नाउ कम टू ऑन, ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है ऑन द टॉप ऑफ इट, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर पे ये पेन रखा हुआ है, तो पेन इज ऑन माई पाम, है ना, ऑन सरफेस पे। जहाँ लिखा हुआ है टीचर रोट अ सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मतलब ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे, है ना, ऊपर वाले पार्ट में सरफेस पे लिखा जा रहा है। बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। पर्स इज ऑन माई हैंड, तो जब कोई चीज सरफेस, सरफेस फिनोमिना यू अंडरस्टैंड, है ना, टेक के स्टूडेंट हो तो सरफेस तो पता ही होगा, तो सरफेस के ऊपर, है ना, ऑन का मतलब भी होता है पर, तो किसी चीज पर कोई चीज रखी हुई है, सरफेस फिनोमिना है, तो हम यूज करते हैं ऑन का। क्लियर हो गया? इन, ऑन, एट का यूज एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। क्लियर हो गया? नो, फुल एड्रेस लिख दो क्या? राधिका विहार फेस 3 विजिट करिए जब भी बिलासपुर आते हैं तो, छत्तीसगढ़ में, है ना, राधिका विहार फेस, जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट। एक्चुअली अभी जहां से मैं क्लास ले रही हूँ इज दिस ओनली, बिलासपुर राधिका विहार फेस 3, ठीक है। यस, तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ में है, यही स्टूडियो है, बट यहाँ पर ऑफलाइन क्लास नहीं चलती, सिर्फ हेड ऑफिस है, यहीं से ऑपरेट करता है, और स्टूडियो है, ठीक है। हाँ, लगभग एसएससीएल के ऑफिस से काफी क्लोज है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं बट नियर बाय, ठीक है। चलो, तो ये समझ आया, इन, एन और इन, एट और ऑन का यूज समझ आया आपको एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। ठीक,
अब आ जाते हैं ओवर और अबव में। ओवर अबव आप जो इसको समझिएगा, ओवर अबव बिलो अंडर, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ओवर और अंडर, ओवर और अंडर दोनों एक साथ, ठीक है। और अबव और बिलो दोनों एक साथ, ठीक है। एक साथ बोलने का मतलब भी मैं समझाती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ओवर और अबव, दोनों का ही मतलब होता है अप वाला फिनोमिना। बोथ शो हायर पोजीशन, ठीक है, हायर पोजीशन। सरफेस पे टच नहीं हो रहा है, ना ओवर और ना अबव, दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे टच नहीं कर रहा है, हायर पोजीशन है, आपके सर के ऊपर है, ठीक है। यू कांट टच इट विथ योर हैंड, बट ओवर शोज वर्टिकली अबव, ठीक है। अच्छा, इसको नहीं भी समझे तो डोंट वरी, यहाँ पर देखो, ओवर और अबव में क्या बता रही हूँ, आपके सरफेस से टच होने वाला फिनोमेना नहीं है। वैसे प्लेन मेरे ऊपर से उड़ रही है तो मैं उसको टच नहीं कर सकती ना, काफी ऊपर है मेरे से, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है देयर इज अ फैन अबव माई हेड, डिफरेंस बता रही हूँ कि अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, इसको आप कहीं पर अबव कहीं पर ओवर यूज कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस। अबव माई हेड, ऊपर फैन है, अबव माई हेड आई कांट टच इट, ठीक है। और फैन एज सच मुझे कवर नहीं कर रहा है, फैन एक जगह है, ठीक है, वो से मैं किसी भी तरीके से कवर नहीं हो रही हूँ, ठीक है। कवर इन द सेंस कि मैं ढक नहीं जा रही हूँ उससे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ द ब्रिज इज ओवर द रिवर, है ना, रिवर है और रिवर के ऊपर ब्रिज है। अब आप लोग बोलेंगे रिवर को भी ब्रिज कहाँ से ढक देगा, बट जितने पोर्शन में ब्रिज बना है वहां पर तो रिवर कवर हो गया ना। और अगर उस ब्रिज के नीचे मैं जाके खड़ी होती तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें कवर्ड हूँ, मुझे क्या मिल गया, शेल्टर मिल गया। तो जहां पर आप पार्शियली या फुली कवर्ड होते हैं, यू विल गेट शेल्टर, है ना, शेल्टर मतलब होता है ना छाव। तो वहां पर हम यूज करते हैं ओवर, जहां पर आप पार्शियली या फिर फुली कवर्ड है, पार्शियली और फुली कवर्ड, तो वहां पर आप यूज करते हैं ओवर का। और जो जहां पर आप कवर्ड नहीं है, सिर्फ कोई चीज आपके ऊपर है, तो आप यूज करते हैं अबव का। जैसे कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड, तो एरोप्लेन से मैं कवर नहीं हो जा रही हूँ, बस वो फ्लाई हो रहा है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर कि जहां पर आप पार्शियली फुली कवर्ड हो गए वहां पर आप यूज करेंगे ओवर का, जहां पर आप कवर्ड नहीं हो रहे आप यूज करेंगे अबव का। दोनों ही हायर पोजिशन को बता रहे हैं, ठीक है। सेम इज द केस विद बिलो एंड अंडर, दिख रहा है ना। बिलो एंड अंडर में भी वही चीज, जैसे कि मैं बोली थी, ओवर और अंडर एक साथ है, मतलब ओवर में आप क्या हो रहे हैं, पार्शियली फुली कवर्ड हो रहे हैं, मतलब अंडर में भी आप कवर होंगे, है ना। ओवर और अंडर एक साथ है, इसका मतलब दोनों में ही आप पार्शियली या फुली कवर्ड है। यहाँ लिखा हुआ है द कैट इज अंडर द चेयर, एक चेयर रखा हुआ है, उसके नीचे जाकर के कैट बैठ गई है, तो एटलीस्ट कैट को शेल्टर मिल गया ना, ऊपर से तो कवर है। अगर सोफा वाला चेयर होगा, आजू बाजू में भी वॉल है उसके, तो कैट इज समवेयर कवर्ड, पार्शियली या फुली वो कवर हो गई है, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ बिलो, प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड्स, ठीक है। एरोप्लेन है, क्लाउड के ठीक नीचे है, बट वो कवर नहीं हुई। अब आप लोग बोलेंगे क्लाउड तो ऐसा शेल्टर, वैसा नहीं, कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर कवर्ड है पार्शियली फुली, तो हम यूज करते हैं ओवर या फिर अंडर का, ओवर फॉर हायर पोजिशन, अंडर फॉर लोअर पोजिशन, है ना। और जहां पर कवर्ड नहीं है तो आप यूज करते हैं अबव और बिलो। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। क्लियर हुआ ये प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। सो आई एम ऑल्सो फ्रॉम छत्तीसगढ़, प्रॉपरली मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ। ओके, सो क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया क्या, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, ग्रेट। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में ये देखिए कुछ और भी है हमारे, ठीक है। ओके, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से ही।
प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस बिहाइंड, ठीक है, अभी हमने देखा था इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, बिलो, अंडर। उसके बाद और भी है बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन और अपॉन। तो जैसा हिंदी मीनिंग लीजिए ना, बिहाइंड आप यूजुअली आप एड्रेस लिखते होंगे तो ऐसे लिखते होंगे ना कि मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है, बिहाइंड हॉस्पिटल। पेट्रोल पंप के पीछे है, बिहाइंड पेट्रोल पंप, है ना। बिहाइंड किसी शॉप के पीछे तो बिहाइंड एनी कॉम्प्लेक्स। तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, है ना। तो सेम यूज, इट शोज अ पोजिशन दैट इज फुल्ली और पार्शियली कवर्ड। फुल्ली और पार्शियली कवर्ड का मतलब है वही है कि मान लो जो आप सामने एक शॉप है और पीछे आपका घर है, तो आपका घर उस शॉप से पूरी तरीके से कवर्ड हो गया ना, तो यू विल से बिहाइंड द शॉप, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, होता है ना। मिडिल क्लास फैमिलीज में, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे ही होता है कि दरवाजा लगाते हैं, उसके पीछे हैंगर होता है, तो दरवाजे का यूज हो गया और क्लोथ्स भी वहां पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, तो दरवाजे के पीछे आपने अपने कपड़े लगाए हुए हैं, तो जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं बिहाइंड द डोर, तो वो जो पूरा पोर्शन है कवर हो जाता है ना। डोर और वॉल के बीच में आपके क्लोथ्स है, तो वो वाला पूरा पोर्शन कवर हो गया। तो मोटिव यही होता है ना कि डोर का यूज भी हो गया, क्लोथ्स भी टंग गए, वो सामने भी नहीं दिख रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये पार्शियली और फुली कवर्ड है बिहाइंड द डोर। तो ऐसा जितना इसमें कवर्ड वो सब जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, है ना। तो जैसा इसका हिंदी मीनिंग है वैसा ही उसका एग्जैक्ट यूज होता है, ठीक है। हॉस्पिटल के पीछे मेरा घर है, तो माई हाउस इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, ठीक है। क्लियर हो गया बिहाइंड का यूज। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इसमें, ठीक है। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, तो इन जैसे बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ये आप यूजुअली ये जो सेंटेंसेस है बिहाइंड इन फ्रंट, आप एड्रेस लिखते वक्त, है ना, या फिर जब आपको नियर बाय लोकेशन बताना होता है तो आप यूज करते हैं, ठीक। इट शोज अ पोजिशन दैट इज फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग एल्स। फॉरवर्ड मतलब सामने है। सीमा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मानस, मानस के सामने सीमा बैठी है ना। लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ मी, है ना, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो इसमें मैं आप लोग को ऐसा समझती हूँ कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, है ना, ठीक है। अब ऑन और अपॉन, ठीक है, अगेन फिर से देखो, मैं ऑलरेडी आपको प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पर ऑन का एक ऑन है और अपॉन है, फिर यहाँ पर दोनों का ओवरलैपिंग यूज है। तो ऑन शोज थिंग्स एट रेस्ट, ये फोकस करिए। जब कोई चीज रेस्ट पे रखी हुई है, पेन रेस्ट पे रखा हुआ है, तो आई विल से पेन इज ऑन माई हैंड, है ना। ऑन सरफेस फिनोमेना, साथ ही साथ रेस्ट भी कंसिडर करते हैं। एंड अपॉन शोज थिंग्स इन मूवमेंट। मूवमेंट मतलब थोड़े टाइम के लिए आई, क्रॉस करके चले गई, तो थोड़े टाइम के लिए तो सरफेस ऊपर पे थी ना, तो अब अपॉन। इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। जग इज केप्ट ऑन द टेबल, जग पानी का जग टेबल पर रखा हुआ है, नो मूवमेंट, रेस्ट पे है और सरफेस, रेस्ट प्लस सरफेस, रेस्ट पे भी है और सरफेस पे भी रखा हुआ है, तो हम यूज करते हैं ऑन का। ये कैट जम्प्ड अपॉन दी माउस, है ना, माउस के ऊपर कैट जंप कर गई, है ना। तो मूवमेंट था, कैट जंप कर रही है, मूवमेंट पे है, तो हम यूज कर लिए अपॉन का। इजी, ऑन एंड अपॉन, इजी ना। ठीक है, समझ आया ये वाला। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस खत्म हो गया, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन और अपॉन। क्लियर एवरीबॉडी? अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम्म, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में ये भी है। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस में बिटवीन और अमंग भी एक आता है, हालांकि आई डोंट नो इसको सही है कि नहीं। बिटवीन और अमंग को प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रिपोजिशन बस इतना ही समझो, ठीक है।
तो देखते हैं बिटवीन और अमंग। जब आप दो लोगों में कुछ चीज, जैसे दो पॉइंट ऑफ टाइम था तो बिटवीन यूज किया, तो जब दो चीज को आपको कंसिडर करना होगा तो आप यूज करेंगे बिटवीन। और जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को कंसिडर करना है, आप यूज करेंगे अमंग। जैसे कि दो लोगों के बीच में आपको क्या करना है, कुछ चीज बांटना है, चॉकलेट बांटना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बिटवीन रिंकी एंड चिंकी, है ना, दो लोग हैं। और अगर बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच आपको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लियर माई पॉइंट? की अरे यार, हाँ वेट, मैसेज भी नहीं देख पाई। मैसेज आया था क्या, पॉपअप हुआ था, वो जो आता था, पता नहीं कैसे हो भी गया ऑफ। एनीवेज, स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में हम देख रहे थे बिटवीन और अमंग। अगर वापस मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। सो बिटवीन का यूज करते हैं जब आपको दो आइटम्स कंसिडर करने हैं। अब आ रही है ना क्लास, आ रही है ना, आई मीन आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो गाइस, am I audible? Please say something in the chat box. ओके, बेटा डिलेमा होता है ना, तो पता चला मैं अकेली बोल रही हूँ, क्लास हुआ ही नहीं। ओके 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 फाइन। सो बिटवीन का हम यूज करते हैं जब हमें दो चीजें कंसिडर करनी होती है ना, टू थिंग्स, ठीक है, बिटवीन दीज एंड दैट। अमंग का यूज करते हैं जब हम ओवरऑल सबको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन, टू प्लेस, टू थिंग। Among is used when we talk about more than two person, place or things. Painting is between two windows. दो विंडो के बीच में पेंटिंग लगी हुई है। You are taking two, है जहां पर भी दो चीजों की बात हुई, दो पर्सन, दो प्लेस, तो आप यूज करते हैं बिटवीन, ठीक है। कामरान इज द टॉलेस्ट बॉय अमंग अस, है ना, बहुत सारे बॉयज हैं, सबको कंसिडर करके बोल दिया तो अमंग। क्लियर? ठीक है, दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन का यूज करना है। ओवरऑल आपको लेना है सारे लोगों के साथ, तो आपको यूज करना है अमंग का। दिस इज योर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, है ना, जिसमें आपका इन, ऑन, एट, ओवर, अपॉन, ऑन, बिलो, अंडर सब था। अबव, उसके साथ साथ आपका बिटवीन और अमंग भी है, ठीक है। क्लियर हुआ बिटवीन और अमंग? आई डोंट थिंक ये कुछ डिफिकल्ट पार्ट है, ये तो बहुत ईजी है। दो लोग के बीच बिटवीन, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं तो अमंग, ठीक। अब कुछ जो होता है ना, कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं। कंपाउंड, यू नो, वर्ड कंपाउंड का मतलब है जिसमें दो से ज्यादा वर्ड्स हो, जिसमें दो से ज्यादा प्रपोजिशन एक साथ कंबाइंड हो, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसे कि कंपाउंड नाउन देख रहे थे ना, फादर्स इन लॉ, मदर मदर इन लॉ, ऐसे, तो जिसमें दो तीन एक साथ जुड़े हुए थे वर्ड, तो वैसे ही कंपाउंड प्रपोजिशन। जैसे देखिए, इन फ्रंट ऑफ, इन भी आपका प्रिपोजिशन है, ऑफ भी आपका प्रिपोजिशन है, और एक साथ इन फ्रंट ऑफ, तो ये एक हो गया कंपाउंड प्रिपोजिशन। बिकॉज एक इंडिविजुअल है ना, और ऑफ, तो बिकॉज ऑफ, फॉन्ड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विथ अ व्यू, अकॉर्डिंग टू, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, सो दैट, सच दैट, है ना, एज सून एज, तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। एंड इनका यूज आपको पता है, हिंदी मीनिंग लीजिए और यूज करिए। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, है ना। आई डिडंट क्लियर माई एग्जाम इन स्पाइट ऑफ डेडिकेटेड स्टडी, इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क करने के बावजूद भी मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ, विथ अ व्यू मतलब मेरे ओपिनियन से, अकॉर्डिंग टू तो पता है, अकॉर्डिंग टू मी यू विल ऑल क्लियर गेट एग्जाम विथ अ गुड रैंक, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू, सो आई एम वेरी लेबोरियस विथ रिस्पेक्ट टू अदर टीचर्स, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ का तो ऑलरेडी हो गया। बिकॉज ऑफ, आई डिडंट टेक क्लास यस्टरडे बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल, एनीथिंग। तो ये सारे जो है बहुत सारे हैं ना, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो यू विल सी
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड प्रिपोजिशन। तो एज सच ये प्रिपोजिशन ओरिजिनली नहीं था, ये लोग ना बोल बोल के तो यूज में ले आए हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का आदत है ना, टैगलाइन होता है, जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ हार्ड एंड फास्ट, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो एज सच ये कोई पहले से ही वर्ड नहीं था इंग्लिश में, लोग जब बोलते गए तो वो वर्ड डिराइव होते गया है, ठीक। तो कंपाउंड प्रपोजिशन के साथ वही केस है, अगर अभी मैं कुछ नया चीज बोल दूंगी तो हो सकता है वो कल को कंपाउंड प्रपोजिशन में ऐड हो जाए, ठीक। आप लोग भी ऐड कर सकते हो 2-4 प्रपोजिशन मन करे तो। हाँ, इनको कैन से फ्रेजेस भी बोल सकते हो, कि फ्रेजेस का भी तो यही होता है कि 2-3 वर्ड्स होता है बट वो कंप्लीट मीनिंग नहीं कहता है ना। तो कैन से इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंपाउंड प्रपोजिशन समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में कंपाउंड प्रिपोजिशन में से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, सिंपल में से आए हैं, ठीक है। हम्म। कम टू दिस प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगेन आई एम सेइंग कि ये आपसे फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग एग्जाम मत पढ़िए, बट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो, एटलीस्ट 3-4 आवर्स आप अपने कम्युनिकेशन पे तो अपने लाइफ का इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ठीक। तो देखिए, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, अब हमने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा जहां पर हम टाइम की बात कर रहे थे, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा जहां पर हम प्लेसेस की बात कर रहे थे, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जहां पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, नॉट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन नहीं, बट सच की कौन किस तरफ आपका घर है, आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, ऐसा वाला, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले टू, टू शोज डायरेक्शन, ये तो पता है, ठीक है। डायरेक्शन है तो डायरेक्शन ही बताएगा ना, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है तो बट ऑब्वियस डायरेक्शन ही बताएगा। बट कैसा वाला, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, टू शोज डायरेक्शन एंड टूवर्ड शोज पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये क्या बात हुई, यहाँ लिख दिया डायरेक्शन, यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब होता है रैंडम, यू डोंट बॉदर कि कौन सा डायरेक्शन जा रहे हो आप, ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, नो वरीज, इधर कहीं जा रहे हो बस, मैटर करता है कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। किसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं एटलीस्ट, ये होता है टू का काम। टूवर्ड्स का काम होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन, आप जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं वो भी बताओ। ईस्ट में अगर मंदिर जा रहे हो तो मंदिर किस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, माई मदर वेंट टू द टेम्पल, ठीक है। आप मुझसे पूछेंगे वेयर इज योर मदर, आई विल से माई मदर वेंट टू द टेम्पल, टू, चले गई मम्मी टेम्पल। बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ता या आपको फर्क नहीं पड़ता कि टेम्पल किस डायरेक्शन में है ना, कि बिलासपुर के तरफ है, कि रायपुर के तरफ है, कि एमपी के तरफ है, विल नॉट बॉदर अबाउट कि किस डायरेक्शन में। बट टूवर्ड्स में यू हैव टू कंसिडर इट, जहाँ लिखा हुआ है he ran away when he felt that someone was coming towards him, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, कि उसकी तरफ आ रहा है ना। अगर बोलते someone is coming, है ना, someone is coming to विलेज, विलेज में किस तरफ आ रहा है, नो मैटर, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली बोल दिया है ना कि उसकी तरफ, कमिंग टूवर्ड्स हिम। ऐसे किसी को मैं लिखती, माई मदर वेंट टू द टेम्पल टूवर्ड्स द, कोई भी जगह लिख देते हैं रैंडम, टूवर्ड्स द कंपनी गार्डन, है ना। तो मेरी, जस्ट अ मिनट ना, हम्म। तो अगर मैं यहाँ लिखती माई मदर वेंट टू द टेम्पल, कि मंदिर गई है, किस तरफ गई है, कंपनी गार्डन की तरफ, तो आई विल राइट टूवर्ड्स कंपनी गार्डन, है ना। तो मंदिर किस तरफ है, कंपनी गार्डन की तरफ है। तो दिस इज, तो टू में डायरेक्शन बस कहीं जाना है आना है, और टूवर्ड्स में पर्टिकुलर डायरेक्शन। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चंदन, ये क्लास अभी है मॉर्निंग लेक्चर और इवनिंग लेक्चर, इफ पॉसिबल अगर इवनिंग के लेक्चर में नहीं हुआ तो कल का मॉर्निंग लेक्चर बस और होगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, टुमारो मॉर्निंग वाला आज ही हमें खत्म करना है, और अभी सिर्फ 2 ही घंटे का लेक्चर है, ठीक है, डोंट वरी।
तो ये समझ आया आपको, टू और टूवर्ड्स वाला, ठीक है। अब देखो इनटू और इन, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था इन के बारे में, अब आ गया नया चीज क्या, इनटू, ठीक है। तो अगेन आई विल से इन होता है, इन सरफेस फिनोमिना है, और इनटू इन अंडर द सरफेस है। इनका मतलब देखो, इट शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से आप किसी चीज में पूरी तरीके से अंदर चले गए, इनटू द रूम, जैसे आप कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। यू शुडंट एंटर इनटू द रूम, ठीक है। आप रूम में एंटर हुए मतलब यू विल बी कवर्ड फ्रॉम एवरीवेयर, रूफ टॉप है, थ्री साइड्स ऑफ वॉल है, डोर भी क्लोज करे तो यू विल बी कवर्ड, तो इनटू द रूम। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, आप रिवर में जंप करते हैं तो एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग यू विल सिंक, पूरी तरीके से पानी के अंदर जाएंगे ना, तो इनटू द अंदर, सॉरी, इनटू का मतलब होता है पूरी तरीके से अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड। तो होप आपको इनटू समझ आया होगा। अगर आप इन बोलते हैं ना, इन, तो इनका मतलब होता है क्वाइट सरफेस, यू आर नॉट कवर्ड, बट इनटू का मतलब होता है पूरी तरीके से, एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग, बट यू गेट कवर्ड, ठीक है। समझ आया इन और इनटू का। तो इनटू होता है हमारा एक जो होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इनटू में भी आप कहीं डायरेक्शन का मतलब है आउटसाइड टू इनसाइड डायरेक्शन, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे आई पुट माई मनी इन द पॉकेट बोलोगे आप, इन द पॉकेट बोलोगे कि इनटू द पॉकेट बोलोगे? आई पुट या आई कीप माई मनी इन द पॉकेट होगा या इनटू द पॉकेट होगा? मैं बोल रही हूँ, आई कीप मनी ब्लैंक माई पॉकेट, तो ये इनटू द पॉकेट होगा या इन द पॉकेट होगा? प्लीज आंसर। इनटू द पॉकेट। कुछ लोग बोल रहे हैं इनटू, कुछ लोग बोल रहे हैं, अच्छा बोलने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ ये रूल फॉलो करते हैं ना इंग्लिश में, कि बोल के देखो अच्छा लग रहा है तो वही होगा। आई कीप माई मनी इनटू माई पॉकेट, बोलने में तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं इनटू होगा। इनसाइड, अरे अभी इनसाइड को छोड़ो, हाँ इनटू अभी इन में है, हम लोग इनसाइड तक पहुंच गए, ठीक है। इनसाइड भी है, आई कीप माई मनी इनसाइड माई पॉकेट, है ना, वो भी सही है, इनसाइड भी। बट यहाँ पर ठीक है, इनटू, आई कीप माई मनी इनटू माई पॉकेट, बट ठीक है, बट रैंडमली हम हमेशा कभी भी इनटू नहीं बोलते हैं ना, आप देखे होंगे, कभी भी हम इनटू नहीं बोलते, बोलते आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट, वी ऑलवेज से इन माई पॉकेट, है ना। तो ये बहुत, ये सब, ये जो मैटर है, एक्चुअली मैटर करता है सिर्फ रिटन फॉर्म में, कि ये इनटू कवर हो रहा है, तो हमको इनटू लगाना है कि इन, ठीक है। यूजुअली हमारे आई एंटर इन द रूम, कभी भी इनटू नहीं कहते, ठीक। तो ये रिटन फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये आई थिंक इन वाला इनटू वाला केस समझ आया होगा। देन है हमारा अलोंग, हाँ ये है अभी, है ना, अलोंग में आते हैं। अलोंग का मतलब आप लोगों को पता है, इट शोज साइड बाय साइड मूवमेंट, है ना। आई साइड बाय साइड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर साइड, रिवर है उसी के साइड बाय साइड मैं भी चल रही हूँ, तो अलोंग, रिवर का मतलब होता है के साथ साथ, है ना। अरे सॉरी, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, यहाँ लिखा है साइड बाय साइड, है ना। दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच, बीच है ना, बढ़िया व्यू है, समुद्र वाला बीच है, और अलोंग साइड आप भी चल चल रहे हैं, है ना।
तो along का मतलब होता है साइड बाय साइड। आई एम वॉकिंग अलोंग द ब्रिज, इधर ब्रिज है और इधर एक और पैसेज है, तो मैं वहां पर चल रही हूँ, ठीक है। तो आई होप अलोंग का मतलब समझ आया होगा, साथ साथ में, है ना। या फिर सिर्फ ऐसे वॉकिंग मूवमेंट में नहीं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आई एम टीचिंग अलोंग विथ स्टडिंग, मैं पढ़ा भी रही हूँ साथ साथ पढ़ भी रही हूँ, ठीक है। तो आई एम टीचिंग अलोंग विथ स्टडिंग, तो इस तरीके से सिर्फ ऐसे मूवमेंट में नहीं, जहां पर भी साइड बाय साइड कुछ भी मूवमेंट की बात हो, साथ साथ वाली बात हो, तो अलोंग की बात आती है। आप पढ़ रहे होंगे, मुझे क्या पता, हो सकता है साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल यूज कर रहे होंगे, है ना। एक सेक्शन में आपने ओपन किया एमजी का लेक्चर, इधर नीचे में ऊपर चल रहा है सीरीज, है ना। तो आई एम वॉचिंग सीरीज along with uh, along with taking lectures, है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है across, across shows movement from one side to another और opposite side। across पता है ना, I am walking across the bridge, आप ब्रिज में यहां से चलना शुरू हुए, वॉक करके यहां तक आ गए, across the bridge, है ना। तो दिस इज एक साइड से दूसरी साइड पहुंच गए, across the bridge। यहाँ लिखा है you must not go across this रोड, मतलब आप रोड के इस साइड खड़े हैं और आपको कोई बोल रहा है कि आप रोड के उधर मत जाइए, डोंट गो या मस्ट नॉट गो अक्रॉस द रोड, आपको रोड के अपोजिट साइड या उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो या तो इसमें एक साइड, वन साइड टू अनदर, या अपोजिट साइड की बात होती है, तब आप यूज करते हैं अक्रॉस की, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, अलोंग अक्रॉस और बहुत सारे प्रिपोजिशंस, ठीक है। उसके लिए तो कम से कम प्रिपोजिशन का ही 5-6 घंटे का लेक्चर हो सकता है, इतने सारे प्रिपोजिशंस हैं। बट हमें तो अपने गेट सिलेबस के लिए पढ़ना है थोड़ा सा, थोड़ा सा। फिर आता है आपका इन और इनटू, ये तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ। इन एज अ प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, इनटू एज अ प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जब अब हम इनको यूज करते हैं प्लेस में, इनटू का मतलब डायरेक्शन, आउटसाइड टू इनसाइड। रिया इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, जब आप स्विम कर रहे हो सरफेस पे हो, स्विम करने से मतलब पूरी तरीके से डूब नहीं गए, है ना। हाफ बॉडी पार्ट इज ऑल्सो सिंक, है ना, ड्राउन, बट आप सरफेस में हो, यू आर स्विमिंग। बट रिया जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, जंप करने से आउटसाइड टू इनसाइड वाला पूरा मूवमेंट हो गया, जंप किया पूरी तरीके से पानी के अंदर, जब जंप करेंगे फॉर टाइम बिंग पानी के अंदर, तो ये इनटू और इन, ठीक है। ये तो मैं पहले ही बता चुकी थी, इन और इनटू वाला, ठीक, ठीक है। हाँ, ये वाला भी है, बाय और विथ को भी देख लो, है ना। ये भी होता है कंफ्यूजन, बाय का मतलब भी, बाय का मतलब होता है द्वारा, है ना, इसके द्वारा। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया, है ना। तो इनॉग्रेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बाय के द्वारा। और विथ का मतलब तो उससे, ओके। अभी आ रही है क्या वॉइस मेरी, वॉइस ऑडिबल नाउ? वॉइस ऑडिबल है। तो कहाँ तक, कहाँ से मुझे रिपीट करना होगा? ये तो आप टीम वालों से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि मैं तो आज चले जाऊंगी, बाकी टीचर्स के साथ भी यही होने वाला है, माइक के साथ, है ना। हाँ, बाय विथ, ओके, ठीक है, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं होता था, इनका माइक तो पहले चलता था 2 घंटे 2.5 घंटे, अभी पता नहीं, हर 1.5 घंटे में ना डिस्चार्ज हो जाता है, और अब पढ़ाते हो तो इतना ध्यान भी नहीं रहता है, ठीक है। एनीवेज, आप लोग के लिए ब्रेक हो जाता है ना बीच बीच में, पढ़ पढ़ के तो एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, है ना। चलो देखते हैं बाय और विथ। तो बाय का मतलब होता है के द्वारा, विथ का मतलब होता है से, है ना। तो बाय और विथ का जब हम देख रहे थे, तो बाय का मतलब होता है एजेंट, जिसके द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। और विथ का मतलब होता है जिस चीज से काम किया जा रहा है, ठीक है।
सो यहाँ लिखा है फ्रूट्स आर कट बाय रिया विथ अ नाइफ। ठीक है, जब आप रिया के द्वारा काम हो रहा है तो आप रिया को रिलेट कर इसके साथ प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं बाय। ठीक है, और नाइफ के द्वारा कट, नाइफ से कट हो रहा है। ठीक है, तो आप यूज कर रहे हैं विथ। ठीक, तो नाइफ से, चाकू से रिया के द्वारा फ्रूट्स काटे जा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट, कि जिसके द्वारा काम हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं बाय, और जिस चीज से, जिस इक्विपमेंट से या इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट, विथ का। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए, रिया एजेंट हो गई, नाइफ इज अ इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रिंट आउट लिया गया, रमेश के द्वारा प्रिंट आउट लिया गया प्रिंटर से, है ना। तो प्रिंट आउट इज टेकन बाय रमेश, रमेश के द्वारा प्रिंटर से, विथ प्रिंटर, है ना। तो आई विल से बाय रमेश, रमेश के द्वारा, है ना, विथ प्रिंटर। तो हियर रमेश के द्वारा काम हो रहा है, तो जो नाउन परफॉर्म कर रहा है काम, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय वाला प्रपोजिशन, और जिस इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट से काम हो रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं विथ वाला प्रपोजिशन। क्लियर गाइस, बाय और विथ क्लियर हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर बाय एंड विथ। भी देखते हैं कुछ और भी बाकी है क्या। नो, अब आपके लिए है, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर। टेस्ट योर सेल्फ गाइस क्विकली, एट अ टाइम एक ही आंसर करिएगा। ठीक है, सो ही कम, अभी जितने भी प्रेपोजिशन पढ़े, अभी हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, और कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो जितना भी प्रेपोजिशन पढ़े हो सबको यहाँ पर यूज कर लो। ठीक है, यूज करिए। तो ही कम्स ब्लैंक बस डेली। तो बोल के भी देखो, बोल के भी देखिए, अगर बोलने से अच्छा लग रहा है तो हो सकता है वही वाला यूज हो जाए, है ना, जैसे आप लोग का ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक है। बाय बाय बाय, यस, वह बस से ट्रेवल करके, है ना, बाय बस, ही कम्स बाय बस। ठीक है, सेकंड, बाय वाला आंसर सही है, वेरी गुड। सेकंड, ही पुट्स द पिक्चर ब्लैंक द वॉल, है ना, दीवार पर पिक्चर लगाया जाता है, दीवार के सरफेस पे पिक्चर लगाया जाता है, तो सरफेस पर, तो क्या आएगा, पूरा आंसर तो बता दी, सरफेस पर। एट अ टाइम प्लीज गाइस एक ही आंसर दीजिए, आई नो यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट। सेकंड का आंसर ऑन, यस, दीवार पर पिक्चर लगाई जाती है, तो ही पुट्स द पिक्चर ऑन द वॉल, सरफेस, है ना, सरफेस, वॉल के सरफेस पे लग रही है, वेरी परफेक्ट। थर्ड है, आई फेल द ब्लैंक द लेक, है ना, तो ये तो रिवर और लेक है ना, तो देख के ही समझ आ गया, थर्ड वाला आई फेल, रिवर में, अब जैसे ही लेक में, झील में गिरेंगे, फॉर टाइम बिंग, अंदर तो डूब जाएंगे ना, फिर भले सरफेस पे आ जाएंगे। यस, इनटू इनटू इनटू, आई फेल इनटू द लेक, वेरी परफेक्ट। ठीक, इनटू। फोर्थ, ऑल माय फ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स केम टू विश मी ब्लैंक माई बर्थडे। तो ये कोई स्पेसिफिक डे बता रहे हैं, बताई थी बर्थडे, या फिर कोई इंडिपेंडेंस डे है ना, डॉक्टर्स डे, HIV डे, लेबर्स डे, तो कोई स्पेसिफिक डे होता है, तो कौन सा यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। यस एवरीबॉडी, यस, 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 तब हम यूज करते हैं ऑन का, है ना, ऑन माई बर्थडे। ठीक, फिफ्थ, द रूम वॉज डेकोरेटेड ब्लैंक माई सिस्टर, मेरे सिस्टर के द्वारा, है ना, किसी के द्वारा जब कुछ काम होता है तब हम क्या यूज करते हैं, यस,
कृष्णा, समीक्षा, किसी के द्वारा कुछ हम काम किसी के द्वारा काम किया जाता है तो हम यूज करते हैं बाय। वेरी परफेक्ट। 6, आर हाउस इज ब्लैंक द सुपरमार्केट एंड द टेम्पल। यह है आपका preposition ऑफ प्लेस, है ना। मेरा घर सुपरमार्केट और मंदिर के दो चीज आ रही ना, दो चीज। यू आर टू थिंग्स, सुपरमार्केट एंड टेम्पल। बिहाइंड वाला नहीं, दो चीजों के पीछे कैसे हो सकता है एक ही बार में? कम ऑन गाइस, सुपरमार्केट के पीछे भी टेम्पल के पीछे दो चीज आ रहा है ना, अभी तो पढ़े थे रिसेंटली। सुपरमार्केट और टेम्पल के बीच में मेरा घर है। यस यस यस, बिटवीन। बोल के देखो ना, बोल के बिहाइंड अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में, है ना। बिटवीन, आवर हाउस इज बिटवीन द सुपरमार्केट एंड द टेम्पल। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ठीक है, अब 2 मिनट वेट करिए, लेट मी सी इफ टाइम परमिट्स विल कवर कंजंक्शन नाउ, अदरवाइज ऑन इवनिंग वाला लेक्चर विल। Conjunction is quite lengthy. Will not be able to cover it now. So we'll cover analogy. Analogy you all know. आपको पता है प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन था ना, वेट क्या हो गया इसको, एनालॉजी यू ऑल नो। प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें एनालॉजी का क्वेश्चन आया था 2025 में। सेटिंग है। हाँ, वेट वेट वेट, ये पीसी को क्या हो गया आई डोंट नो, कुछ कुछ यहाँ पर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कुछ कुछ होने लगता है यहाँ पे, पता नहीं कैसे। हम लोग अभी बात करें एनालॉजी का, ठीक है। तो लास्ट ईयर वाला जो आपका 2025 एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी एनालॉजी का एक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो एनालॉजी का मतलब होता है एक पैटर्न। ठीक, एनालॉजी का मतलब होता है पैटर्न। आरसी करेंगे ना, आरसी अभी अभी नहीं, आरसी इवनिंग में करते हैं। ठीक है, इवनिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, ये देखिए, पहले एनालॉजी कर लेते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है पैटर्न, है ना। पैटर्न को ही एक अच्छे वोकैबुलरी में कह दिया जाता है एनालॉजी, कि एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसको हम एक, उसके लिए वन वर्ड होता है एनालॉजी। ठीक है, तो देखो, ये आप लोग को देख के ही समझ आ गया होगा कि एनालॉजी का मतलब एक पैटर्न फॉलो होता है। जिस तरीके से ये जो पेन लिखा है, जिस तरीके से पेन कनेक्टेड है राइट से, उसी तरीके से नाइफ किससे कनेक्टेड होगा। गॉट माई पॉइंट। इन दोनों में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और उसके बेसिस पे यहाँ पर आपका क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, 1 मिनट आंसर मत दीजिएगा, पहले समझ लो। ठीक है, ये इजी वन है, आई नो, पेन और राइट समझाने के लिए ही इजी रखा गया है। ठीक है, तो एक बार आंसर मत दीजिए। ठीक है, आई मीन 1 मिनट के लिए आंसर मत दीजिए, वेट। तो देखो, पेन और राइट में क्या कनेक्शन है, ऐसा नहीं जरूरी में सब में हर एक पैटर्न सेम नहीं होता, हर एनालॉजी का पैटर्न डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और ये एक नंबर जो है ना, वो चेरी ऑन द केक है, बस ऐसे उठाओ और खा लो, हाथ में लड्डू जो होता है ना, एक नंबर बस ऐसे ही मिल जाएगा आपको एनालॉजी का। ठीक है, और इससे आपका रैंक भी इंप्रूव हो सकता है, तो ये तो करके ही आना। पेन जिस तरीके से कनेक्टेड है राइट से, पेन से यूज होता है लिखने का, पेन का यूज होता है लिखने का, उसी तरीके से नाइफ का आप यूज करेंगे क्या करने के लिए, चॉप, पील, कट और स्लाइस, क्या होगा इसका, है ना। तो नाइफ से आपको पता है हम चॉपिंग भी करते हैं, स्लाइसिंग भी करते हैं, है ना। बट यूजुअली हम यूजुअल वे पे कंसिडर करेंगे कट। जिस तरीके से हम पेन से लिखते हैं, उसी तरीके से नाइफ से हम चीजों को कट करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कट, जैसे कि आप आंसर दे रहे थे। तो एनालॉजी समझ आ गया कि ये जो फर्स्ट 2 वर्ड्स में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, वही पैटर्न
नेक्स्ट वाले में आपको अप्लाई करना है। तो ये सैनोनिम, एंटोनिम भी हो सकता है, ठीक है? यूसेज पर भी हो सकता है और बहुत सारी अलग-अलग चीजें, ठीक है? तो आप सबसे पहले मुझे सेकंड वाला आंसर बताइए। फर्स्ट तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सेकंड बताओ चलो। बर्ड नेस्ट देन बी व्हाट? यस गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, सेकंड वाला आंसर बताइए चलिए। bird nest and then be what? बर्ड्स और नेस्ट में क्या कनेक्शन है? बर्ड्स जो है नेस्ट बनाती है अपने रहने के लिए, है ना? बर्ड्स का घर होता है, उनका घोंसला, नेस्ट। तो बीज कहाँ रहती है ना? अगर आप पता भी नहीं है ना तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। अभिनव इज सेइंग ए, अच्छा थर्ड वाला बता रहे हैं। यस, अगर आप नहीं भी पता है, बीज रहते हैं हाइव पे, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना उसको बोलते हैं हाइव। तो यस, इसका करेक्ट आंसर है हाइव। नहीं भी पता था तो एलिमिनेट कर लो ना। वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल, तो यहाँ तो नहीं रहेंगे। होल का मतलब होता है छेद, है ना? तो वहां भी मधुमक्खियां नहीं रहती। केव का मतलब होता है गुफा, वहां भी नहीं रहते। तो ऑब्वियसली सब एलिमिनेट करने के बाद लेफ्ट विथ हाइव, ठीक? थर्ड वाला, third one, at a time answer only one question, please, I request. Third one, architect blueprint, then author what? Architect blueprint, then author what? यस नितिश, वही मैं बता रही थी। ये अगर नहीं भी पता है तो बाकी सब ऑप्शन कट करके आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाला, आर्किटेक्ट का कनेक्शन है ब्लूप्रिंट से, देन ऑथर का कनेक्शन किससे होगा? है ना? स्टैब्लिश कनेक्शन, आइडेंटिफाई द पैटर्न। सो विकास इज सेइंग नॉवेल, है ना? नॉवेल कह रहे हैं वो। बाकी लोग आंसर करिए क्विकली। एंड डोंट फॉर टाइम बिंग, अगर मीनिंग नहीं भी पता है किसी चीज का, डोंट यूज गूगल और सच थिंग्स, है ना? अभी ऑनेस्टली आंसर करिए। अपने आपके दिमाग में जितनी वोकैबुलरी है, जो चीज है उसी के बेसिस पे आंसर करिए। डोंट टेक हेल्प ऑफ गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई एक्सेट्रा, प्लीज। So some are saying script, some are saying book. Hmm. बुक, बुक और अच्छा ए बी सी डी एस है। हम्म। सी हियर, जिस तरीके से आर्किटेक्ट पहले बन, आर्किटेक्ट यू ऑल नो ना, हु डिजाइन योर इंटीरियर डिजाइनिंग जो करते हैं, है ना? तो आर्किटेक्ट डिजाइन से पहले ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्लूप्रिंट आपको पता है ना, बहुत ही इनिशियल स्टेज का है, अप्लाई नहीं करा है डिजाइन के लिए, बस ब्लूप्रिंट अपने कागज में उसने जो भी, अगर अभी मॉडर्न आर्किटेक्ट तो ऑब्वियसली लैपटॉप यूज करते हैं, तो लैपटॉप में बस उसने ब्लूप्रिंट बनाया है। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आर्किटेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट बनाना होता है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जाके वो फाइनली इम्प्लीमेंट करता है, प्रैक्टिकली फाइनल डिजाइन करता है। तो उसी तरीके से एक ऑथर जो है डायरेक्टली बुक पब्लिश नहीं करता है। नॉवेल और बुक जो होता है फाइनल प्रोडक्ट है। ऑथर पहले लिखता है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट इज समथिंग जो हाथ से लिखा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है हाथ से लिखा हुआ। तो ऑब्वियसली एक ऑथर है, पहले बैठ के लिखता है ना, लिखता है, उसके बाद वो जाके पब्लिश होके नॉवेल या बुक बनती है, या तो स्क्रिप्ट बनती है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? तो आर्किटेक्ट का जिस तरीके से कनेक्शन था ब्लूप्रिंट से, आर्किटेक्ट ने फर्स्ट स्टेप बस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑथर का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। क्लियर? अगर आर्किटेक्ट के यहाँ पर ब्लूप्रिंट नहीं लिखा होता, डिजाइन लिखा होता कि आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया, तब ऑथर का आता बुक या नॉवेल। ठीक है, समझ आया? एक्चुअली सी है मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए,
मेन्यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया मेन्यू। मेन्यू मेन्यू का मतलब होता है हाथ से, हैंड रिटन। तो मेन्यू स्क्रिप्ट मतलब उसने खुद से लिखा हुआ है। अब यहाँ स्क्रिप्ट लिखा है तो वी आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी कि स्क्रिप्ट प्रिंटेड आउट है या उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए स्क्रिप्ट और मेन्यू, मेन्यू लिखने से पता चल गया, मेन्यू का ही मतलब होता है हाथ से, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से किया गया ना। तो मेन्यू लिख के उसने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि हाथ से लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट में यू वी आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी कि प्रिंटेड है या लिखा हुआ है। एम आई क्लियर? तो थर्ड का आएगा सी, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, सब्जेक्टिविटी। यही बोलते हैं आइडेंटिफाई द पैटर्न। अगर डिजाइन लिखा होता तो बुक आता या तो नॉवेल आता, बट फिलहाल के लिए ब्लूप्रिंट है, फर्स्ट स्टेप। तो ऑथर का फर्स्ट स्टेप होता है वो पहले लिखता है हाथ से, है ना, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ वन, ग्रेन, ग्रेनरी, देन वाटर, व्हाट। ग्रेन जिस तरीके से कनेक्टेड है ग्रेनरी से, देन वाटर का कनेक्शन किससे होगा, यहाँ पर केयरफुली, ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। बी केयरफुल, ठीक। टैंक, वेल, रिवर, रिजर्वॉयर, सारे बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन एक्चुअली। ऐसा नहीं कि वाटर तो टैंक से भी है, वेल से भी, तो किसी को भी लगा दो। एकदम एनालॉजी का यही तो स्पेशलिटी है कि आपको एकदम करेक्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। हम्म, सी और डी, दोनों आंसर्स आ रहे हैं, सी और डी। कृष्णा का कहना है ए। सी, डी और ए, देखो ग्रेन और ग्रेनरी में कैसा रिलेशन है। ग्रेन, ठीक है, ग्रेन मतलब आपके अनाज। तो अनाज को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं ग्रेनरी का, है ना। ये जो वर्ड है ना ग्रेनरी, है ओल्ड सिविलाइजेशन में बहुत फेमस थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन में, है ना। अगर आपने थोड़ा भी सोशल पढ़ा होगा तो ग्रेनरी वहां पर बड़ा यूज होता था। ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेनरीज का, जहां पर ऐसा रूम जहां पर अनाज को इकट्ठा करके रखा है। तो वैसे ही वाटर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, समझ रहे हो। ग्रेन, ग्रेनरी, ग्रेनरी मेन मेड होता है, ह्यूमन ने खुद बनाया और वहां पर वाटर स्टोर कर रहे हो। तो वैसे ही वाटर को स्टोर करने के लिए क्या होता है, ठीक। तो टैंक, रिवर तो नहीं हो सकता क्योंकि रिवर नेचुरल होता है, नॉट अ मेन मेड। तो रिवर तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। अब कंफ्यूजन हो सकता है टैंक, वेल या रिजर्वायर, ठीक है। टैंक में भी वाटर स्टोर होता है, ह्यूमंस ही बनाते हैं। वेल में भी वाटर स्टोर होता है, ह्यूमंस ही बनाते हैं। और रिजर्वायर भी होता है जो ह्यूमंस बनाते हैं और वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऑफन हम लोग ऐसा मानते हैं, नॉट मानते हैं, है ये, कि गांव में या फिर ओल्ड सिविलाइजेशंस में ऐसा होता था, जब वो लोग वाटर स्टोर जहां पर करते थे उनको वो कहते थे रिजर्वायर, ठीक है। तो जिस तरीके से ग्रेन्स स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज होती है, वैसे ही वाटर को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर होता है। तो डी इज द करेक्ट, जिन्होंने भी डी आंसर किया है सही है, ठीक है। ठीक है, टैंक नहीं आएगा। हालांकि टैंक और वेल में भी हम वाटर स्टोर करते हैं, बट यहाँ पर करेक्ट आएगा रिजर्वायर, क्योंकि पैटर्न आइडेंटिफाई करो, ग्रेन, ग्रेनरीज या ओल्ड सिविलाइजेशन के टर्म्स है, वाटर, रिजर्वायर, ठीक है। टैंक और वेल क्वाइट मॉडर्न वर्ड्स है, ठीक है। तो सारे आपको पैटर्न्स इस तरीके से फॉलो करने हैं। फिफ्थ वन, कंसाइंस, रॉन्ग, अलार्म, व्हाट। ये वाला बताओ सही, तब जानू मैं। कंसाइंस, रॉन्ग, अलार्म, व्हाट। लेट्स सी कितने लोगों का सही होता है। ध्यान से पैटर्न, कंसाइंस का मतलब पता है आप लोगों को, अंतरात्मा, आपके मन की आवाज, अंतरात्मा। चलो, फिफ्थ वाला, कंसाइंस कनेक्टेड है रॉन्ग से, जिस तरीके से, तो अलार्म किससे कनेक्टेड होगा।
समर सिंह, बी और ठीक है, लेट्स सी। ओके, आंसर आ गए सबके? ठीक है। कंसाइंस मतलब होता है आपकी अंतरात्मा, मन की आवाज। तो आपका कंसाइंस ही है ना जो आपको किसी गलत चीज करने से रोकता है, आपके मन की आवाज, है ना? कि अगर कोई इन्फ्लुएंस भी कर रहा है आपको कि नहीं ये तेको करना ही चाहिए, सही है, फिर भी आपकी कंसाइंस होती है, आप पहले अपने मन की आवाज सुनते हैं। तो हमेशा आपका जो कंसाइंस है, अंतरात्मा है, वो हमेशा सही होता है। और कंसाइंस आपको गलत करने से रोक लेता है। तो कंसाइंस आपको गलत करने से रोकता है ना? तो उसी तरीके से अलार्म जो होता है आपको खतरे से, कंसाइंस आपको गलत से बचा रहा है। तो उसी प्रकार अलार्म आपको खतरा से बचाता है ना? तो अलार्म देख के सीधा स्लिप नहीं लगा देना है, इसको आइडेंटिफाई करो। कंसाइंस आपको गलत से बचा रहा है, उसी प्रकार अलार्म आपको डेंजर से बचाता है। तो आई एम इम्प्रेस्ड जिन्होंने भी डेंजर दिया था, वेल डन। डेंजर, जब भी अलार्म बजता है, इसका मतलब सिर्फ सोने वाले अलार्म कब बजता है? जब फायर अलार्म होता है, खतरे से, खतरे के लिए फायर अलार्म लगाया जाता है ना। कुछ और चीजें होने वाली, अटैक, जैसे कि अभी मॉक ड्रिल में अलार्म बजा था। अलार्म किस लिए? मॉक ड्रिल्स, पता है ना, मॉक ड्रिल होने वाला था, अलार्म बजेगा तो आपको खतरे से बचाने के लिए। तो कंसाइंस आपको गलत से बचाता है, उसी प्रकार अलार्म आपको डेंजर से बचाता है। समझ आया पैटर्न? अरे इतना कुछ नहीं था। पैटर्न एनालॉजी का आप फ्रीक्वेंटली करते रहोगे ना तो इजीली बता दोगे। बट ओवर कॉन्फिडेंट या जल्दी जल्दी नहीं करना है कि अलार्म देख के खटाक से स्लिप लगा दिए। नो, क्योंकि आप लोग का तो यही होगा, अलार्म बजता होगा, सोने वाला ही स्लिप वाला, ठीक। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करो। ये वाला देखो, सर्जन स्कैल्पल, देन पेंटर व्हाट। ठीक है, सर्जन स्कैल्पल, पेंटर व्हाट। ठीक, इसको मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 6-1, सर्जन के साथ लिखा हो स्कैल्पल, देन पेंटर व्हाट, इजी। अगर आपको स्कैल्पल का मतलब नहीं भी पता है, फिर भी विथ योर कॉमन सेंस यू कैन गेट द राइट आंसर। यस, जैसे आप सभी का कॉमन सेंस ऑन पिक है, सबका आंसर सही आ रहा है। वाओ। हम्म, सर्जन यूज करते हैं स्कैल्पल, मतलब सर्जन का इंस्ट्रूमेंट है स्कैल्पल। तो उसी प्रकार एक पेंटर का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ब्रश। सर्जन को करना है सर्जरी, ही यूज स्कैल्पल, वैसे वो होती है जैसे हम कट लगाते हैं, स्कैल्पल का मतलब जैसे लेयर्स कट किया जाता है, आई थिंक सो वही होता है। तो पेंटर का इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रश। इजी, ठीक है, वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। समझ आ गया मतलब? और है फिर, समझ आ गया तो ये बताओ, सेवेंथ वाला, procrastinate is related to delay than hasten what? सेवेंथ वाला, procrastinate का रिलेशन है डिले से, तो hasten का क्या रिलेशन होगा? ठीक है, procrastinate मीनिंग नहीं बताती मैं, खुद आइडेंटिफाई करो कि क्या पैटर्न क्या बन रहा है इसमें। पैटर्न भी मुझे बताओ कि क्या पैटर्न, मतलब कैसे सर्जन वाला सर्जन और इंस्ट्रूमेंट था, है ना? तो वैसे ही इसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो भी बताओ मुझे। मतलब पैटर्न का थीम, थीम बताओ मुझे, थीम आइडेंटिफाई करो। प्रोकेस्टिनेट इज रिलेटेड टू डिले, देन हेजन रिलेटेड टू व्हाट?
विदाउट मीनिंग आप सोचो कि एग्जाम में बैठे हो, मीनिंग वीनिंग कुछ नहीं आता है, फिर भी पता करो, कैसे पता करोगे? जो भी आपका वोकैबुलरी कहता है, लॉजिक सब अप्लाई करो और ट्राई करो कि सच में आपको मीनिंग नहीं पता, एग्जाम है और आप यू हैव टू फाइंड आउट आंसर, नो ऑप्शन, यू कैन नॉट एस्केप इट। सम आर सेइंग ए, सम आर सेइंग डी, कुछ तो सी भी कह रहे हैं। इसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होना जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक वोकैबुलरी। प्रोकेस्टिनेट वर्ड तो आप लोग सुने ही होंगे, यूट्यूब में बहुत ऐड आते रहता है, पता है जब आप यूट्यूब कुछ देखोगे ना, तो एक मैम आती है, इफ यू बिलीव इन प्रोकेस्टिनेशन देन यू मस्ट वॉच माय वीडियो, से बार बार ऐड आता है इसका। हम्म ठीक। तो प्रोकेस्टिनेट रिलेटेड है डिले से, अगर मीनिंग नहीं भी आता है तो समझो ना, प्रोकेस्टिनेट रिलेटेड है डिले से। डिले का मतलब क्या होता है? देर करना, है ना, देर करना, डिले का मतलब देरी, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं, प्रोकेस्टिनेट रिलेटेड है डिले से, मतलब डिले जो है ना, प्रोकेस्टिनेट का सेनोनेम है। समझ रहे हो? प्रोकेस्टिनेट का मतलब भी होता है डिले करना, प्रोकेस्टिनेट का ही मतलब होता है डिले करना, कि जो होता है प्रोकेस्टिनेशन मतलब जो मैं, अरे यार काम अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, फिर वो बात को फिर आगे कि बाद में करते हैं, बाद में, तो ऐसे लोगों, ऐसे इस चीज को बोला जाता है डिले करते जाना को प्रोकेस्टिनेट। तो एक्चुअली प्रोकेस्टिनेट डिले का सेनोनेम है। तो यहाँ पर जो थीम बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, वो है आपका सेनोनेम। सेनोनेम मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड। तो जिस तरीके से प्रोकेस्टिनेट का सेनोनिम डिले है, तो ऐसे ही हेजन का सेनोनिम क्या होगा? हेजन, अब आपको हेजन का मतलब पता होना चाहिए। हेजन का मतलब है जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, है ना। तो अवॉइड तो नहीं हो सकता, अवॉइड तो एक्चुअली इसी का सेनोनिम हो गया। पोस्टपोन भी इसी का सेनोनिम है डिले का, है ना। कैंसल भी इसी का सेनोनिम है। तो बच गया क्या? रश। तो जिन्होंने भी रश आंसर किया था, आई डोंट नो हाउ डिड यू कम टू आंसर, बट गुड, जो भी लॉजिक लगाया सही था। तो यहाँ पर जो थीम बन रहा है वो है सेनोनिम। और 2025 में जो आपके एग्जाम में आया था, उसका थीम था एंटोनिम। एनालॉजी दी हुई थी और उसका थीम था एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, क्लियर? सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो यहाँ सीख भी लो, प्रोकेस्टिनेट का डिले, पोस्टपोन, अवॉइड, कैंसल, इतने सारे सेनोनिम है। ठीक, ग्रेट। एट्थ वाला बताओ तो चलो, इसमें भी ये तो आपको पता ही होगा। थीम बताना मुझे इसमें पहले, अगर आप आंसर बता रहे हैं तो थीम भी बताओगे। थीम समझ गए मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? जेनरस इज कनेक्टेड टू स्टिंजी, देन ऑनेस्ट व्हाट? एट्थ वाला, कृष्णा का आंसर आ गया है बी। क्यों अर्जुन, कहीं जाना है आपको? क्लास अभी 1 घंटे और है, 3 घंटे की क्लास है आज मॉर्निंग में, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द लेक्चर्स। ओके, तो थीम यू गॉट इट राइट, ऑपोजिट है, एंटोनेम है ना। वेरी परफेक्ट, थीम आपको पता चल गया। जेनरस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला, है ना। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो एक तरफ है जेनरस, एक तरफ है स्टिंजी, ऑपोजिट है ना, एंटोनेम वाला थीम है। तो ऑनेस्ट का क्या होगा? ऑनेस्ट का ऑपोजिट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा गाइस? रिच तो जेनरस का सेनोनेम हो गया, सेल्फिश तो स्टिंजी का सेनोनेम हो गया, है ना। फॉर टाइमिंग मान सकते थे। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, बट नहीं, ईमानदार का उल्टा सेल्फिश नहीं होता। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, तो ये भी स्टिंजी, इसका स्टिंजी का सेनोनेम हो गया, कंजूस लोग लालची होते हैं,
है ना? तो करेक्ट हमारे पास बच गया क्या? डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब है धोखाधड़ी, जो धोखा करते हैं। तो ऑनेस्ट ईमानदार है, ईमानदार का अपोजिट धोखेबाज होगा, है ना? तो डिसीटफुल। ठीक है? यस। थीम आपको समझ आया? ग्रेट। और 8th का आंसर नंबर बी। वेरी ग्रेट। ठीक है? डोंट वरी, आई वाज जस्ट किडिंग। कोई 3 घंटे की क्लास नहीं, अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो पहले ही चले जाएंगे। ठीक है, ये समझ आया? 9th वाला जल्दी आंसर करो, क्लास खत्म भी करना है। 9th वन, ब्यूटीफुल इज रिलेटेड टू अट्रैक्टिव देन इंटेलिजेंट व्हाट? ठीक है, आइडेंटिफाई द थीम। मुझे थीम भी बताइए। अब आंसर, आंसर तो चलो आ ही जाएगा, थीम बताओ मुझे। 9th वन। 9th का आंसर भी बता दो और थीम भी बता दो। तो कृष्णा कह रहे हैं बी। सनी कह रहे हैं सेनोनेम है। यस यस यस, थीम तो पता चल गया, यहाँ पर सेनोनेम है। थीम है आपका सेनोनेम की सिमिलर मीनिंग वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कह रहे हैं डी। सनी और आदित्य कह रहे हैं डी। तो ब्यूटीफुल का सेनोनिम होता है अट्रैक्टिव, मतलब ब्यूटीफुल का मतलब होता है अट्रैक्टिव। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होगा? इंटेलिजेंट मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट मतलब ब्राइट, इंटेलिजेंट मतलब क्लेवर, है ना? तो सभी है, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट, ब्राइट, क्लेवर सब के सब इंटेलिजेंट के सेनोनिम है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। डी डी डी। यस, डी है, डी, ए नहीं है। ठीक है, स्मार्ट, ब्राइट, क्लेवर सभी तो सेनोनिम है इंटेलिजेंट का। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, परफेक्ट। 10th वाला बता दो जल्दी से। लेथार्जी, लेजीनेस, देन प्रॉम्प्ट व्हाट? लेथार्जी इज लेजीनेस, प्रॉम्प्ट इज व्हाट? 10th वाला। आपको मीनिंग नहीं पता है ना? ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ, यू डोंट नो मीनिंग, बट फिर भी आंसर बताओ। चलो, एग्जाम में बैठे हो, मीनिंग नहीं आता है, अब आपको आंसर पता करना है, और ये 1 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या करोगे? ओके, अभिनव कह रहे हैं कि ये सेनोनिम है। यस, आई एग्री, 10th वाला भी सेनोनिम है। ठीक है, ठीक, चलो थीम आइडेंटिफाई कर लिए, ये वाला भी हमारा सेनोनिम है। ठीक है, ठीक, तो फिर जिस तरीके से लिथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस, है ना? लेथार्जिक कंडीशन, लेथार्जी सुने होगे। तो उसी तरीके से प्रॉम्प्ट का सेनोनिम क्या है? डी आंसर कर रहे हैं आप लोग, डी, अलर्ट। लेथार्जी इज लेजीनेस। प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग ऐसा सुने हो क्या? इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग एक कंपटीशन होता है, ऐसे डिबेट इलोक्यूशन होते हैं, वैसे इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग होता है, इफ यू नो। अभिनव कह रहे हैं बी। तो लेथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस। ठीक है, वैसे ही प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत। प्रॉम्प्ट का मतलब, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग एक ऐसा होता है जहां पर आपको तुरंत बोलना होता है, वही टॉपिक दिया जाएगा, यू हैव टू बी रेडी, तुरंत बोलना है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी, है ना? तो डिले तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नहीं हो सकता। स्मार्ट तो कहीं जा ही नहीं रहा है आसपास, अलर्ट भी नहीं होगा। प्रॉम्प्ट का सेनोनिम है रेडी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्टेंट, आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का सेनोनिम है रेडी। ठीक, तो इसका आंसर है बी, रेडी। हम्म, अब आप सही आंसर कर रहे हैं, बी, बी एंड बी।
ठीक, तो मैं आपको गेट वाला PYQ दिखाती हूँ जो लास्ट ईयर आया था। ठीक है, इसी पर बेस्ड जो था। यस, इसका आंसर है बी। तो एनालॉजी समझ आया, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनालॉजी। एग्जैक्ट सेंटेंस पिकअप किया है मैंने आपके एग्जाम का। डू अनडू टू ट्रस्ट व्हाट, इतना इजी, कैन यू इमेजिन, दिस मच इजी, दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। अब देखे, तुरंत कर देना है। बताओ जल्दी आंसर बताओ, या आपका गेट 2025 का क्वेश्चन है। थीम बताओ, आंसर बताओ। डू, अनडू, ट्रस्ट व्हाट। क्विकली गाइस, थीम भी बताना है, आंसर भी बताना है, जल्दी। क्या आंसर कर रहे हैं? डी बी, हाँ एंटोनेम है। विकास गॉट इट राइट की थीम है इसका एंटोनेम, है ना। थीम है इसका एंटोनेम है, ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, डू का मतलब डू किए और उसको अंडू कर दिए, है ना, पहले किए अंडू कर दो। ठीक है, तो फिर उसी सेंस में आप लोग इसको करते हैं। ओके, तो जैसा डू का अनडू हो गया, वैसे ट्रस्ट का अनट्रस्ट मत कर देना प्लीज। यहाँ पर ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए तो सारे ऑपोजिट में अन नहीं लगता है ना। जैसे इम्पॉसिबल का अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। तो डोंट डू दैट कि यहाँ पर यू एन लग के अपोजिट बना है तो ट्रस्ट का भी आप अनट्रस्ट कर दोगे। नो, एक्चुअली अनट्रस्ट होता नहीं है, ऐसा जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं कर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट का ऑपोजिट होता है डिस्ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट का ऑपोजिट सी, डिस्ट्रस्ट। वही चीज मैं बोल रही हूँ कि डू के साथ ऑपोजिट करने के लिए अन लिखा है, अनडू, तो ट्रस्ट के साथ ऑपोजिट करने के लिए अनट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, एंट्रस्ट और इंट्रस्ट ये दोनों सेनोनिम है। दोनों का मतलब, एंट्रस्ट मतलब जिम्मेदारी सौंपना, एंट्रस्ट और इंट्रस्ट दोनों का मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है, और ट्रस्ट का ऑपोजिट होगा डिस्ट्रस्ट। देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, नहीं और भी है कुछ PYQs, उसको हम लोग बाद वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इवनिंग वाले में करते हैं। ओके, सो फॉर टाइम बिंग थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा क्लास में। नो डाउट्स ना, बताओ। नो डाउट्स ना। So thank you very much. And I am ending the session for now. We'll meet at 4 a.m. sharp. 4 p.m. sharp. Not 4 a.m. 4 p.m. sharp. Yeah. Thank you, everybody. And enjoy your day. Analogy की question you will find out in net. वैसे मेरे पास PYQs है, बहुत सारे क्वेश्चन है एनालॉजी के। मैं आपको अभी, जब मैं आज कल तो PDF नहीं हो पाया था, आज रात में मैं सारे लेक्चर्स के एक साथ जब स्टडी मटेरियल दूंगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मोर देन 20-30 क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ आंसर्स। ओके, तो एक्चुअली एनालॉजी इज अ फन सीकिंग ना, मजा आता है करने में एनालॉजी। हाँ, मैं आज इवनिंग, आज नाइट पे सारे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, करवा दूंगी टीम से एज सच। जी, जी आदित्य जी, मैं अभी माइक को, बैटरी को चार्ज पे लगवा दूंगी। ठीक है, फिर भी चार्ज करने के बाद भी 1.5 आवर में बैटरी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।